हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लाइफ कैंपस में लर्निंग फॉर लाइफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एंड जो लाइफ लाइन का हमारा सीरीज चल रहा है डॉक्टर अनिल सर के संग, उससे बहुत लोगों को बहुत सारे अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। सो आज का भी जो शो है ये शायद अभी तक का सबसे यूनिक शो होने वाला है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण भी है। पहला तो जो आज का टॉपिक है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस और गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस। लास्ट तक आपको बहुत सारी बातें भी पता चलेंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। और दूसरी एक्साइटिंग करने वाली बात यह है कि आज A to A वापस से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। ये जो लाइव हो रहा है डॉक्टर अनिल सर के फेसबुक पेज से लाइव हो रहा है। एंड A to A का मतलब शायद जो हमें बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं वो सारे लोग जानते होंगे। नन अदर देन आई एम गोइंग टू इनवाइट टुडेज एक्सपर्ट, यस, डॉक्टर अजय शेष सर, जो कि हैं MBBS MD MBA PhD, ऑथर, ब्लॉगर, इंटरनेट इन्फ्लुएंसर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। तो बहुत बहुत स्वागत है अजय शेष सर आपका। एंड आप प्लीज अपने वीडियो को और ऑडियो को ऑन करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर्वेश, और मुझे बहुत खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म पे फिर से आज हम लोग मिल रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा डिस्कशन आज हमारे लिए भी सीखने की बात रहेगी और लोग जो सुनने वालों के लिए भी सीखने वाली आज बहुत सारी बातें होंगी। श्योर सर। एंड A to A इसलिए भी आप लोग को बोला जाता है, आप लोग ने साथ में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जी और सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच का मैराथन स्पीच था। तो जी। जो आज सेकेंड A है, मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ, नन अदर देन डॉक्टर अनिल सर, जिनके संग हमने ऑलरेडी पूरे लॉकडाउन में बहुत सारे शोज किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट ऑफ ऑल सर। गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग सर। A to A सर। A to A, ये इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों का नाम भी ए से शुरू होता है, और जब हमने गिनीज अटेम्प्ट किया था तो आगाज से अंजाम तक ये दो भी ए हैं। तो हम जब A to A कहते हैं तो अजय और अनिल तो है ही, लेकिन आगाज से अंजाम तक वाली भावना जो है वो भी है। और रिसेंटली हमने यूथ डे मनाया है और उसमें आगाज से अंजाम तक का ही मैसेज अलग तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो नमस्कार आपको डॉक्टर अनिल, और बहुत बहुत खुशी है आज इस प्लेटफॉर्म पर आपसे मुलाकात करते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करते हुए, और ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है सर जो आज हमने चुना है, जी क्योंकि बार बार यूथ इस दुविधा में फंस जाता है कि कौन सी फिलॉसफी ज्यादा सही है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस और गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस। जी सर जी इस पे मैं एक एक करके शो का शुरुआती यहीं से करते हैं। सबसे पहले अजय शेष सर से मैं पूछना चाहूंगा कि सर हम लोगों के लिए तो क्लियर है, कुछ भी अगर होता है तो हम अपनी भड़ास ऊपर वाले पे निकाल देते हैं, अपनी कोई गलती नहीं रहती। लेकिन आज जो ये सेशन है बहुत इंसाइटफुल होने वाला, आपसे शुरुआत करेंगे। आपका ओपिनियन क्या है सर इस पे? मैंने बचपन से मैं सुनते आया था कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अब ये उल्टा जो है इतने मेरे मन में एकदम रच बस गया है कि गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस की जो ओरिजिनल वाला है वो मुझे जल्दी से याद नहीं आता। बचपन से सुनता आ रहा था कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी आदमी इच्छाएं करता है, ऊपर वाला डिसाइड करता है वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक पलायन का भाव मुझे नजर आया जब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई और एक मैच्योरिटी आती गई कि भाई जब सब ऊपर वाला ही डिसाइड करने वाला है तो मुझे तो फिर शांत बैठ जाना चाहिए। ऊपर वाले ने डिसाइड किया कि हाँ भाई तुझे मिलेगा तो मुझे मिल जाएगा, और मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कितनी भी चाहत रख लूं, कितनी भी एस्पायरेशंस रख लूं, अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो मुझे नहीं मिलेगा। धीरे धीरे इसका जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई मुझे समझ में आया कि ऊपर वाले ने तो हमको महान बनने के लिए ही भेजा है। ऊपर वाला तो यही चाहता है कि हम महान बने, ऊपर वाला तो यही चाहता है कि हम सफल बने, और ऊपर वाले ने वो सब हमको दिया है जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और महान बन सकते हैं। यहाँ तक कि जो मुश्किलें भी दी हैं, जो फेलियर्स, लॉसेस, मिस्टेक्स भी जो हम करते हैं, ये सब भी उसी महानता को पाने का एक तरीका है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ऊपर वाले के पास हमको सिखाने का। और फेलियर्स, लॉसेस, मिस्टेक्स ही एकमात्र तरीका है जिससे हम सीखते हैं। तो ऊपर वाले ने इन सब का भी जुगाड़ करके हमको दिया है महान बनने के लिए ही। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी उस महानता को वो पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता, या उसको डिस्पोज कर देता है। ऊपर वाला हमको सफल होना ही देखना चाहता है, और इसीलिए सब हमको एक अच्छा शरीर, दिमाग, स्पिरिचुअलिटी और सब कुछ के साथ लैस करके इस अपनी माँ की कोख से इस धरती पर भेजा, और मुश्किलें और हर तरह की दुविधाएं उसके मन में डाली ताकि उससे क्लैरिटी प्राप्त करके महानता हासिल कर ले।
मुश्किलों का आना ईश्वर का अपना एक तरीका है आपके सामने आने का, क्योंकि ईश्वर बहुत बिजी है, इतने सारी जनसंख्या के हर एक के साथ वो नहीं रह सकता, इसलिए ईश्वर ने दो चीजें बनाई जिससे वो सर्वत्र रह सके। एक आपकी माँ, और दूसरा वो मुश्किलें, जिससे सीख करके, जिससे उबर करके आप महानता प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर वाले ने पूरा जुगाड़ किया है, आप पे डिपेंड करता है आप उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं। एग्जैक्टली सर। सर आप समस्याओं की बात आपने बीच में छेड़ के, समस्याओं का भी सारा समाधान है, तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन रेज होता है सर, क्या समस्याएं समस्याएं हैं या समस्याएं अपॉर्चुनिटी होती है? आपके शब्दों से जो मुझे एक एहसास हुआ, आभास हुआ सर, तो क्राउड के लिए ये भी जानना जरूरी है। क्लियर है? ओके ओके, मैं इसका जवाब दूंगा और फिर उससे रिलेटेड स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का जो भाग है इस जवाब का, ये बहुत व्यापक सवाल आपने पूछा है, उसको डॉक्टर अनिल देंगे। लेकिन अगर मैं लाइफ की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, एकमात्र तरीका कोई भी चीज सीखने का है वो समस्या और मुश्किलों से है। और कोई कैसे सीख सकता है? छोटा बच्चा साइकिल सीखता है, उसको 4 बार जब तक गिरेगा नहीं उसको साइकिल नहीं आएगी। जो गिरने से डरेगा वो कभी साइकिल सीख ही नहीं पाएगा। साइकिल हम सीखते इसलिए हैं क्योंकि शुरुआत में 10 बार उससे गिरते हैं। एक छोटे बच्चे को ए लिखने में कितनी मुश्किल आती है। आजकल स्कूलों में 3 ऐसे डॉट्स बनाए जाते हैं, इस लकीर से इस लकीर को जोड़ो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ो। शुरुआत में उस बच्चे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को भी पेंसिल पकड़ के जोड़ना मुश्किल हो जाता है, वो लाइन कहीं और चली जाती है। इसी का व्यापक स्वरूप हमको जब बड़े हो जाते हैं तो उन मुश्किलों के रूप में, उन रुकावटों के रूप में मिलता है। ईश्वर का एकमात्र तरीका है सिखाने का रुकावटें, एकमात्र तरीका सिखाने का फेलियर्स, एकमात्र तरीका है सीखने का, सिखाने का। कोई भी चीज हम बचपन से ही माँ की पेट से सीख करके नहीं आते। माँ की पेट से हम जीन्स लेकर के आते हैं, अपने पिता और माता की जीन्स लेकर के हम आते हैं, और उन जीन्स को इस्तेमाल करके जो है हम मुश्किलों को सीखते हुए ही चीजों को सीखते हैं। कोई भी पहली बार में अच्छी सर्जरी नहीं कर पाता, उसको अपने गुरुओं के अंडर में सीखना पड़ता है। तो इसलिए ईश्वर का स्वरूप 3 रूपों में होता है। मैं फिर से एक बार कहूंगा, माता के रूप में, हमारे गुरुओं के रूप में, और जो मुश्किलें, बाधाएं, फेलियर्स, लॉसेस जो हमको होती है, जो चोट लगती है, और इन सब को करते करते खून, पसीना, पैसा, आंसू और समय, ये 5 चीजें इन्वेस्ट करके ही हम किसी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पे लोग हमको सफलता का पर्याय मानते हैं, या हमको लगता है हाँ चलो लाइफ में कुछ किया। ये 5 चीजें हमेशा याद रखिएगा, खून, पसीना, पैसा, आंसू और समय, ये 5 चीजें इन्वेस्ट करनी पड़ती है लाइफ में। खून का अर्थ रक्तदान से नहीं है, रक्तदान तो आप कीजिए, खून यानी नुकसान सहने की कैपेसिटी, पसीना तो आपको मालूम है, मेहनत करने की कैपेसिटी, खून, पसीना, पैसा, आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर एक बड़ी कंपनी बनानी है तो, शिक्षण में, एजुकेशन में पैसा खर्च करना पड़ता है। खून, पसीना, पैसा, आंसू, वो डिसअपॉइंटमेंट सहने की, जब दिल टूटता है, वो इमोशनल सेटबैक्स सहने की कैपेसिटी। खून, पसीना, पैसा, आंसू और समय, रातों रात कुछ भी नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर कोई एक चीज एक रात में भी अगर बन जाती है तो समझो बहुत लंबी रात वो रही होगी। खून, पसीना, पैसा, आंसू और समय जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको मिलता है शक्ति, युक्ति, भक्ति, बुद्धि और योग। खून, पसीना, पैसा, आंसू, समय, ये इन्वेस्ट हम करते हैं तो हमको मिलता है शक्ति। शक्ति आपको पता है, भक्ति यानी फॉलो करते रहना, फेथ, युक्ति यानी दिमाग, शक्ति, युक्ति, भक्ति, बुद्धि यानी ब्रेन पावर, और योग, योग यानी इन सब का मिश्रण, योग जो है जिससे हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। yes, यानी हम कह सकते हैं सर कि प्रॉब्लम्स आर एन अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, अर्न एंड टू गेट सेटिस्फैक्शन। दे आर द ओनली अपॉर्चुनिटीज, वही एकमात्र तरीका है जिससे आप सीख सकते हैं। छोटा बच्चा चम्मच से खा भी नहीं पाता, बहुत मुश्किल होती है, इधर लग जाता है खाना, इधर लग जाता है, गिर जाता है, बट माँ जो है उसके साथ रहती है और धीरे धीरे तो ना सिर्फ खाना सीख जाता है बल्कि खाना बनाना भी सीख जाता है। जितने लोग अभी देख रहे हैं उन लोग से मैं बोलना चाहूंगा, अपने डायरी में इन्वर्टेड कॉमास में इसको लिख लें कि प्रॉब्लम्स एक अपॉर्चुनिटी होती हैं। कुछ लोग उसको हिट करते हैं और कुछ लोग उससे परेशान होते हैं। जो हिट करते हैं वो लाइफ में बहुत सारी चीजें पाते हैं, जो शब्द अभी अजय शेर सर ने बोले। अब रुक करेंगे डॉक्टर अनिल सर की तरफ कि सर आपके ओपिनियन से स्टार्ट करेंगे, एंड प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटी होते हैं स्वास्थ्य की तरफ भी। सो आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, आप जैसा आज का टॉपिक है
मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस और गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस। जैसा अजय शेष सर ने कहा कि हम सबको गॉड ने तो बहुत अच्छे पर्पस के साथ भेजा है, कुछ क्रिएट करने के लिए भेजा है और कुछ यूनिकनेस हमें दी है, लेकिन हम बार बार फिर जब सक्सेस नहीं पाते तो हम गॉड को ब्लेम करते हैं कि नहीं, मैं तो करना चाहता हूं बट गॉड नहीं करवाना चाहता। ये हमारे एक्सक्यूजेस होते हैं, ये हमारा आलसीपन होता है। पहले हम गवर्नमेंट को या आसपास के एनवायरनमेंट को ब्लेम करते हैं और जब कुछ नहीं मिलता तो फिर आखिरी में गॉड को भी ब्लेम कर देते हैं। केवल ये सक्सेस को लेकर ही नहीं, एज ए होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट, एज ए डॉक्टर, मैं इसको हेल्थ के पर्सपेक्टिव में समझाना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि सर सारी बीमारियां भगवान ने मुझे ही दे दी, मेरे को डायबिटीज है, कैंसर है, शुगर, हाइपरटेंशन है, ऑटो इम्यून डिजीज है, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था? भाई भगवान एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको कितने ही ब्रह्मांड देखने हैं, उसको क्या पड़ी है तुम्हें बीमारी देने की? गॉड ने, यूनिवर्स ने हमें वरदान दिया है 150 साल जीवित रहने का और हेल्दी रहने का। कलयुग में भी 150 इयर्स जीवित रहा जा सकता है और हेल्दी रहा जा सकता है। अगर आप इस बात को प्रूफ देखें तो 5 ब्लू जोन्स, जो पूरे वर्ल्ड में 5 ऐसे एरिया हैं जहां 100+ के लोग रहते हैं। जापान का ओकिनावा, जहां पर अभी भी 130, 140, 150 इयर्स के लोग रहते हैं। यानी हम साइंटिफिकली भी कह सकते हैं और आयुर्वेद भी कहता है कि आप 150 ईयर इस कलयुग में भी हेल्दी रह सकते हैं। डिजीज हम पैदा करते हैं। आवर बॉडी माइंड knows only wellness. Disease we create by our ignorance and unhealthy lifestyle. और फिर हम वापस ब्लेम करते हैं या तो गवर्नमेंट को, डॉक्टर्स को और फिर एंड में भगवान को। तो ये नजरिया नहीं चलेगा। अगर हम 150 ईयर हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें समझना होगा हेल्थ को, डिजीज को नहीं। और जैसा हम बार बार कहते हैं ना, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर तब होते हैं जब उनका स्वास्थ्य गंभीर हो जाता है। हाँ, तब तो बहुत देर हो चुकी होती है ना। तो हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ पर फोकस करना है और इस कॉन्सेप्ट को, गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस, गॉड ने 150 ईयर का वरदान दिया है और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हम उसे जी सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, जीन। कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे को तो कंजेनाइटल डिजीज है, मेरी फैमिली हिस्ट्री है कैंसर का, डायबिटीज का, तो फिर इसमें तो गॉड का रोल नहीं है क्या? मेरा रोल कैसे है? यस, मैं मानता हूं। जीन्स जो होते हैं वो एक लोडेड गन की तरह होते हैं। अगर हमारे अंदर कोई डिफेक्टिव जीन आ गया है, लोडेड गन तो है, लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल उसके लिए ट्रिगर होता है। अनहेल्दी थॉट्स, स्ट्रेस उसके लिए ट्रिगर होता है। अगर आप ट्रिगर नहीं दबाएंगे, वो जो गन है उसके अंदर जो गोली है वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। यानी अल्टीमेट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है कि हम मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं, वो अपने जीन्स को भी, वहां पर भी हमारा रूल्स है। ब्रूस लिप्टन ने इस बात को प्रूव किया है साइंटिफिकली कि हमारी एक एक सेल, हमारा एक एक जीन सुनता है। और पैथोलॉजिस्ट में डॉक्टर अजय सर जानते ही होंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी, कि जो जीन्स होते हैं वो प्रीडोमिनेटिंग होते हैं या रिसेसिव होते हैं। रिसेसिव से डोमिनेट होने के लिए थॉट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम इस प्रोसेस के साथ जी रहे हैं, इस बिलीफ के साथ जी रहे हैं कि मेरे अंदर डिफेक्टिव जीन है, तो कभी ना कभी वो डिफेक्टिव जीन एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट से जीते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट कि भगवान ने तो मुझे कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, मुझे 150 ईयर जीने के लिए भेजा है और मुझे एक पर्पस दिया गया है, उस पर्पस को मुझे यहां मैनिफेस्ट करना है। और एक सबका पर्पस क्या होता है? ओवरऑल कंबाइंड पर्पस, टू मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन। और उसमें हमें अपना कॉन्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन उस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भी सबसे पहले हमें अपने आप को हेल्दी रखना होगा। तो ये ब्लेम को हम खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने और अजय शेष सर ने जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उस समय एक कैंपेन शुरू की थी, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आप ये 2 सेंटेंस अपने माइंड में बोलते हैं तो आपका इंटरनल डायलॉग एकदम चेंज हो जाता है। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कोरोना लाइफ में आ गया, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, कि जो भी मेरे साथ होगा उसको मैं बदलने की क्षमता रखता हूं, अपने थॉट से, अपने माइंडसेट से, अपनी आदतों से। तो मैं हमेशा हेल्थ के एस्पेक्ट में भी यही कहता हूं, गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस। यानी कि यहाँ पे सर गॉड के प्रपोजल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई जीन्स में या कोई प्रॉब्लमेटिक चीजें आ गई तो हम अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर रखें, जिससे और भी अन्य कई बीमारियां जो हमारे तक पहुंच सकती हैं वो भी नहीं पहुंचेंगी। सो ये तो बहुत भली चीज है सर कि हर चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह अगर हम देखें तो।
थोड़ा सा माइंड लोगों को समझना, एक दर्पण दिखाना जरूरी है, क्योंकि एक शो से और बहुत सारे ट्रेनिंग भी पा के लोग क्या करते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं, जो रेशियो क्रिएट करते हैं 90% सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल और 10% सक्सेसफुल का। तो अजय शेर सर से मैं पूछना चाहूंगा कि सर एक दर्पण उनके माइंड का क्यों एक्सक्यूजेस क्रिएट क्यों करते हैं, उनका माइंड इतना एक्सक्यूजेस क्रिएट क्यों करता है? तो होता है कि माइंड ने बोल दिया, हमने मान लिया, और मानने के बाद उसी एक्सक्यूज के अंदर हम जीने लगते हैं घर बना के। तो ये एक्सक्यूजेस माइंड क्रिएट क्यों करता है? ये किसी भी कोई भी जब मुश्किल सामने आती है, या ये इसको हम 3 शब्दों में जो बोल सकते हैं वो है रेजिस्टेंस टू चेंज। आदमी का इनर्शिया, इनर्शिया यानी अगर फिजिक्स में डिस्क्राइब करते हैं इनर्शिया, दैट द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और कंटिन्यू इन इट्स पोजीशन ऑफ मोशन। ये कुदरत ने ही हमको ऐसा बनाया है, कुदरत ने हमको इस प्रकार का बनाया हुआ है कि हम जो पहले की धारणा लेकर के बैठते हैं उसको हम बदल नहीं सकते, या बदलने में हमको हिचकिचाहट होती है, या बदलने में हम उसको रेजिस्ट करते हैं। और ये भावना जितनी ज्यादा बलवती होती जाएगी हमारे आसपास के सराउंडिंग, जैसे नेचर और नर्चर, तो यहाँ पे नर्चर की बातचीत है। कुदरत ने हमको इनर्शिया दिया है, लेकिन उस इनर्शिया को तोड़ने का, उस इनर्शिया को छोड़ करके कुछ ऐसा करने का जो दूसरे नहीं करते, उसकी भी एबिलिटी हमको दी है। इसीलिए सफलता, जैसे आपने ही कहा था कि सफलता जो है टॉप 20% ऑफ टॉप 20% लोगों को मिलती है। जो बड़ी सफलता की जो मैं बात कर रहा हूँ, टॉप 20% का टॉप 20% यानी 4%। इनफैक्ट 4% नाम की एक वेबसाइट भी है जिसका एक मैं मेंबर हूँ। बहुत कॉस्टली, बहुत कॉस्टली वेबसाइट है, लेकिन उतनी ही बेहतरीन वेबसाइट भी है, उसकी मेंबरशिप आसानी से नहीं मिलती। सो क्यों ये सिर्फ 4% ये होते हैं, मैं बताता हूँ क्यों होते हैं। 3 तरह के प्रोसेसेस लोगों में चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों ने एक नया वीडियो देखा, या एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, या एक नया लर्निंग प्रोसेस से गुजरे, या कोई वीडियो देखा, कुछ भी देखा। 80% लोग वो वीडियो देखते हैं, उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लेते, और वो वापस जीरो पे धीरे से आ जाते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीच सुना, जबरदस्त, जोरदार, और खूब तालियां बजाई, खूब ये सब किया, और एकदम उस मोटिवेशन टॉक से ऐसे निकले कि जैसे पता नहीं अब क्या दुनिया में उखाड़ दूंगा या क्या कर दूंगा। पर वो भावना धीरे धीरे जब वो वापस घर पे जाते हैं, जिंदगी की मार, जमाने की ठोकर, बिजनेस के लफड़े, घर की किचकिच और कंपटीशन का हेडेक, ये 5 चीजें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं वो एक्शन लेने का भाव जो है वो शिथिल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उस ट्रेनिंग में थे, जब आप उस माहौल में थे, उस समय तो आपको बहुत जबरदस्त मोटिवेशन मिल गया, लेकिन आगे क्या हुआ? जैसे वो एनवायरनमेंट से दूर आप गए, जैसी उस, तो अब इस नए एनवायरनमेंट में जो आपके घर में, आस पड़ोस में, वहां पे है जिंदगी की मार, जमाने की ठोकर, बिजनेस के लफड़े, घर की किचकिच और कंपटीशन का हेडेक, ये 5 चीजें सबकी जिंदगी में लगी हुई है। वहां पर जो अपनी उस पुरानी स्थिति को बना के नहीं रखेगा, वो वापस धीरे से जीरो पे आ जाएगा। अच्छा ठीक है ना, अब ये झंझट संभाल लेता हूं, कल करूंगा, अरे ये आज भी नहीं किया, चलो अभी ये झंझट संभाल लेता हूं, ये करूंगा। सिर्फ 20% ऐसे लोग होते हैं जो यहां पर एक्शन ले पाते हैं। 80% लोग, वो ग्राफ ऊपर जाता है और फिर नीचे आकर के फिर एक दिन गायब हो जाता है। और फिर कुछ लोग इसमें से भी पलायन का रास्ता ढूंढ लेते हैं, बोलते क्या मैंने ट्रेनिंग अटेंड की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वो ट्रेनर के रूम में होते हैं, उस माहौल में होते हैं, वहां पर वो ट्रेनर द्वारा जनित मोटिवेशन होता है, वो अभी सेल्फ मोटिवेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। वहां पर उस एनवायरनमेंट ने और उस ट्रेनर की वाणी ने जो आपके अंदर में मोटिवेशन क्रिएट किया, वो आपका अपना मोटिवेशन नहीं है, वो ट्रेनर जनरेटेड मोटिवेशन है। अगर आप ऐसे सराउंडिंग्स में रहते हैं जहां पे वो मोटिवेशन कायम रहता है, तो वो ट्रेनर मोटिवेशन फिर सेल्फ मोटिवेशन में कन्वर्ट होता है, और तभी आदमी जो है वो एक्शन जो है वो ले पाता है। ट्रेनर मोटिवेशन मस्ट बी कन्वर्टेड टू सेल्फ मोटिवेशन, ओरिजिनल मोटिवेशन कमिंग फ्रॉम इनसाइड, और वो 20% लोग कर पाते हैं क्योंकि वैसे एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। तो 20% लोग तो हो गए जिन्होंने कुछ एक्शन लिया। तो फिर ये 4% लोग कौन है? ये 20% लोग एक्शन लेते हैं और उनका ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर जाता है, और उसके बाद चूंकि निरंतर एक्शन नहीं है, धीरे 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 वो ग्राफ भी उनका जीरो पे आ जाता है। तो 20% लोगों के साथ ये होता है, इनको समझ में आ जाता है
कि मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन ट्रेनर मोटिवेशन को सेल्फ मोटिवेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाने के कारण जिंदगी की मार, जमाने की ठोकर, बिजनेस के लफड़े, घर की किचकिच, कंपटीशन का हेडेक उनको जो है लगातार एक्शन नहीं लेने देता। इस 20% के टॉप 20% यानी 4% लोग वो होते हैं जिन्होंने ट्रेनर मोटिवेशन लिया, उससे जो है वो उत्साहित हुए, उन्होंने, उनका ग्राफ ऊपर गया, इन्होंने एक्शन भी लिया तो ग्राफ और ऊपर गया, और इसके पहले कि नीचे आता नेक्स्ट एक्शन भी उन्होंने ले लिया, इसके पहले कि वो मोटिवेशन नीचे आता नेक्स्ट एक्शन ले लिया, फिर नेक्स्ट एक्शन ले लिया, तो इनका ग्राफ ऐसे जाता है, फिर उसके बाद में लगातार कांस्टेंट एक्शन के साथ और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाते रहता है, और इन लोग बड़ी सफलता को अचीव करते हैं। इन लोगों के अंदर में वो सेल्फ मोटिवेशन होता है कि गिनीज रिकॉर्ड बना सके, इन लोगों के अंदर में वो सेल्फ मोटिवेशन होता है कि बनी बनाई परंपराओं को तोड़ करके, बनी बनाई मान्यताओं को छोड़ करके, बनी बनाई कुछ कहावतों को भी तोड़ करके उसके पार जा सके। तो ये 3 चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। नंबर 1, आपको वैसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नंबर 1 इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, और आज यूट्यूब के जमाने में किसी मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है, और जबकि इतने सारे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, किताबें हैं, सब कुछ है। ये पहली चीज, तो एक सोर्स का होना जरूरी है। नंबर 2, एक ऐसे इन्वायरमेंट में, एक ऐसे माहौल में रहना जहां पर वो एनर्जी जो है वो बरकरार रह सके, ये दूसरी चीज बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, वो निरंतरता होना एक्शन लेने में, वो निरंतरता होना और आगे सीखने में, वो निरंतर होता होना। और इसलिए हम हमारे लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में हर गुरुवार को हमने लाइफ टाइम का प्रोग्राम एक्सेस लोगों को दे दिया है, ताकि वो पहले कार्यक्रम में मोटिवेट हो, उसके बाद में एक ऐसे सर्कल में आए जहां पर उनको उनकी संगत का असर इस प्रकार से हो कि कांस्टेंट मोटिवेशन बना रहे, और हर गुरुवार को एक्शन ले, हर गुरुवार को एक्शन ले, हर गुरुवार को एक्शन ले, जिससे वो अंतिम 4% जो सुपर सक्सेसफुल होते हैं वहां तक पहुंचे। याद रखिए, एक और गलत कहावत को मैं यहां पर सही करना चाहता हूं डॉक्टर अनिल की अनुमति से। एक और गलत कहावत जो आप सब ने सुनी होगी कि ऊपर वाले तूने तो कमी ना की, अब किसको क्या मिला, ये किस्मत की बात है। एकदम गलत बात। किस्मत कैसे बनती है? किस्मत बनती है एक्शन से। इस कहावत को मैं सुधार के कहना चाहूंगा, ऊपर वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला, ये कोशिश की बात है। ऊपर वाले तूने कभी कमी न की, अब किसको क्या मिला, ये एक्शन की बात है। तूने कोई कमी न की। गॉड प्रपोजेस ग्रेटनेस, मैन डिस्पोजेस। ये कोशिश की बात, जो कोशिश करेगा, जो उस एक्शन लेगा, वही ऊपर तक जाएगा। और यही रीजन है कि क्यों एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए, वही टीचर है, वही कोर्स है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ऊपर तक जाते हैं। उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में 100 लोग बैठे हुए, लेकिन सिर्फ 4% उस लेवल तक जाते हैं। उसका आंसर अब हम सबको, इस दुनिया के लिए, ये जो मैंने अभी बोला है उससे प्रकाशित हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस चीज को समझेंगे कि ऊपर वाले तूने कभी कभी न की, अब किसको क्या मिला, ये कोशिश की बात है। सर, जो बोलते हैं ना, एक और कहावत है सर कि जो रुका हुआ पानी होता है वो सड़ जाता है, और बार बार जो एक्शन लेता रहेगा, फ्लोइंग वाटर हमेशा फ्रेश रहता है। और लक का जो किस्मत का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन बोला आपने सर, तो उसी तरह मेरे पापा एक अच्छी डेफिनेशन सिखाते थे लक का, कि LUCK मतलब लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आप करेक्ट नॉलेज के अंदर सही लेबर करते हैं तो आपका गुड लक है, गलत नॉलेज, गलत मेहनत तो आपका बैड लक है। सो दैट इज व्हाट डिसाइड अवर लक। एंड सेम मैं अनिल सर के से भी पूछना चाहूंगा कि क्यों इनिशिएटिव सर, रोज सुबह ख्याल आएगा कि मेडिटेशन कर ले, बीमारी हो ही ना। आप होलिस्टिक हेल्थ पे बहुत लंबे समय से आपने काम किया, तो क्या गॉड किसी का हेल्थ तो बिगाड़ना चाहेंगे नहीं सर? और गॉड ने ऐसी बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकती है, जो पेड़ पौधे, खाने, वनस्पतियां, बहुत सारी ऐसी चीजें जो जिसपे अलग अलग तरीके से हमें स्वास्थ्य की पूर्ति मिलती है। मेडिटेशन बनाए, योगा बनाए, बहुत सारी चीजें डिराइव। लोग जो इनर्शिया सर ने बोला उसी को हेल्थ पे अगर बताएं तो किस तरीके से आप डिफाइन करें? अजय शेष सर ने मोटिवेशन की बात की, मैं इसके सामने एक चीज और जोड़ दूंगा, मोटिवेशन प्लस मेडिटेशन। क्यों जरूरत है मेडिटेशन की मोटिवेशन के साथ? सर की बात को ही आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा कि कल मैंने फेसबुक पे ये कोट्स डाला था, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस और गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस। क्या सोचते हैं आप? डॉक्टर बांके बिहारी अग्रवाल सर जो मेरे सीनियर, उन्होंने डाला, बहुत अच्छा उन्होंने एक अपना वर्जन डाला, मैन प्रपोजेस एंड मैन डिस्पोजेस एंड देन ब्लेम्स टू गॉड। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि मैन
खुद ही प्रपोज करता है, खुद ही डिस्पोज करता है, आज ये करूंगा, आज वो करूंगा, और जब नहीं होता तो गॉड को ब्लेम करता है, और हो जाता है तो गॉड को थैंक यू बोलना भूल जाता है। मैं ये कहता हूं कि अगर योग और आयुर्वेद की फिलॉसफी को समझें, एक डिवाइन फोर्स, एक डिवाइन इंटेलिजेंस, एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हम सबके आसपास होती है, और उसका एक ओवरऑल पर्पस होता है कि आपको प्रोटेक्ट करना और आपकी चीजों को मैनिफेस्ट करना, जो भी आप सोच रहे हैं। लेकिन वो तब हमारा हेल्प करती है जब हम उससे कनेक्ट होते हैं। योग और आयुर्वेद दोनों कहते हैं मैक्रोकोसोम माइक्रोकोसोम। जो ये ब्रह्मांड है ये मैक्रोकोसोम है, और हम एक छोटा सा कण है, माइक्रोकोसोम है। तो मैक्रोकोसोम के साथ माइक्रोकोसोम को अपनी वाइब्रेशन और कनेक्टिविटी मेंटेन करके रखना होगा, तब हमें ये मैक्रोकोसम प्रोटेक्ट करेगा और हेल्प करेगा। यानी जो भी चीजें गॉड ने हमें प्रपोज करके भेजी हैं वो एक प्रोबेबिलिटीज होती है कि ये पर्सन ये कर सकता है, और उसने उस चीजों को करने के लिए हमारे अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज भी दी हैं। लेकिन वो यूनिक क्वालिटीज को पहचानना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गॉड आके हमें नहीं बताएंगे कि तुम्हारे अंदर ये वाली क्वालिटी है, हमें खुद ढूंढना होगा, एक्सप्लोर करना होगा और उन्हें मैनिफेस्ट करना होगा। फिर उसमें हमें अगर डिवाइन इंटेलिजेंस का, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का हेल्प लेना है तो ये माइंड के बियॉन्ड हमारे अंदर एक इंटेलेक्ट है, ये हमारी फोर्थ बॉडी होती है। इस फोर्थ बॉडी को एक्सेस करने के लिए माइंड की जो चिक है, मेडिटेशन के द्वारा पहले माइंड को बंद करना होगा, और माइंड के ऊपर का लेवल है इंटेलेक्ट, इसके अंदर में एंटर करके आपको यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ एक कनेक्शन बनाना होगा, और इसे ही हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन माइंड के लेवल पे नहीं होता है, माइंड को तो बंद करना है, और मेडिटेशन का पर्पस है इंटेलेक्चुअल बॉडी के साथ जुड़कर यूनिवर्सल इंटेलेक्ट के साथ जुड़ना, और वहां से आपको डिवाइन इंटेलिजेंस फिर आपको प्रोटेक्शन देती है, गाइडेंस देती है, और आपकी चीजों को मैनिफेस्ट करवाती है। अगर आप इस तरीके से मोटिवेशन रहकर, एक्शंस लेकर और अपने मेडिटेशन के साथ डिवाइन इंटेलिजेंस को, डिवाइन फोर्स को, ये चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं लाइफ में जब आप मेडिटेशन के साथ, डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ मिलते हैं। तो दूसरी चीज मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, किस्मत कर्म कनेक्शन। हर कोई अपनी किस्मत लिखवा के आता है। जब हम पैदा होते हैं तो कुंडली बनाई जाती है। कुंडली कैसे बनती है कि उस समय के जो ग्रह नक्षत्र थे उसके अकॉर्डिंगली ये जो बच्चा पैदा हुआ ये क्या क्या बन सकता है। ये डॉक्टर बन सकता है, ये मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, ये इंजीनियर बन सकता है। लेकिन उसमें से क्या बनेगा ये डिपेंड करता है उसके थॉट प्रोसेस पे, वो क्या सोच रहा है, उसके घर वाले क्या सोच रहे हैं, और वो क्या एक्शंस कर रहा है। अगर वो एक्शंस नहीं करेगा तो उसमें से कुछ भी नहीं बने, क्या पता, और या रैंडमली कुछ भी बन जाए जो उसमें से लिखा था। हो सकता है कुंडली में लिखा हो कि डाकू भी बन सकता है, और उसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया तो डाकू मैनिफेस्ट हो गया। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि कोई भी घटना अपने आप रैंडमली घट रही होती है, लेकिन जब हम उन्हें देखना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करके वही मैनिफेस्ट करते हैं जो आप देख रहे हो, सोच रहे हो। ये क्वांटम फिजिक्स ने प्रूव कर दिया है। यानी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है और क्या उस प्रोबेबिलिटी में से आप मैनिफेस्ट करते हो। अजय शेष सर ने कितनी सारी मल्टीपल पर्सनैलिटी को जिया ना, वो सारी मल्टीपल पर्सनैलिटी इनकी लाइफ में लिखी होंगी कि ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? इन्होंने सारी चीजें सोचना शुरू किया, जो जो सोचना शुरू किया इनकी लाइफ में वो प्रोबेबिलिटीज लिखी थी और ये मैनिफेस्ट हो गई। सर यहां पर एक छोटा सा वीडियो आपकी परमिशन के साथ दिखाना चाहूंगा, किस्मत और कर्म कनेक्शन का। मुझे अभी याद आया कि हाँ, ये वीडियो दिखाना आज के इस टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है। ओके सर, होस्ट क्या आप मुझे परमिशन देंगे? डिसेबल करेंगे, एबल करेंगे? मैं आपको डन सर। हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हमारे साथ होता है, या जो हम एक्शंस लेते हैं, जो हम कर्म करते हैं वो हमारे साथ होता है। ये क्वेश्चन हम में से हर किसी को परेशान करता है और हम हर बार डाउट में होते हैं कि कौन सी चीज सही है। कल की बात है, कल मैं अपनी बिटिया के साथ स्क्रैबल खेल रहा था। स्क्रैबल में वो चैंपियन है। स्क्रैबल खेलते समय मैं स्क्रैबल में तो उससे हार गया, लेकिन उस दौरान मेरे माइंड में कुछ ऐसे विचार आए जिससे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला। स्क्रैबल में जब हम खेल रहे होते हैं
तो हमें स्टार्टिंग में उस पोटली में से या बॉक्स में से वो अल्फाबेट्स को रैंडमली निकालना होता है। कौन से अल्फाबेट हमारे पास आएंगे ये डिसाइड हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बार अल्फाबेट्स जब हमारे पास आ जाते हैं, उन अल्फाबेट से हम कौन सा वर्ड्स बनाएंगे ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। सपोज FILE, ये 4 अल्फाबेट आए, अब इससे हम फाइल बना रहे हैं या लाइफ बना रहे हैं, ये चॉइस हमारी होती है। HERAM, कुछ वर्ड्स आए, कुछ अल्फाबेट्स आए, हे राम बना रहे हैं, रहीम बना रहे हैं, हे मेरा बना रहे हैं या हाय मरा बना रहे हैं, चॉइस आपकी है। हाँ दोस्तों, लाइफ में जब हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में जब हम आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्र कुंडली हमारी दशा और दिशा निर्धारित करती है। ज्योतिष विज्ञान या कुंडली ये तो हमें बताती है कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, कौन सी प्रोबेबिलिटीज इसके साथ होगी, लेकिन वो बच्चा बनता क्या है? वो बनता वही है जो उसका माइंड उसे तैयार करता है। यानी कि उसके माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है, जो उसकी सोच होती है, जो उसके बिलीफ होते हैं, जो उसका परसेप्शन होता है, जो उसके डिसीजंस होते हैं, जो उसके एक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी दुनिया में घटनाएं घटने लगती हैं। यानी कि उसकी सोच उसका भविष्य निर्धारित करती है, उसके कर्म उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। दोनों ही चीजें सही हैं। जैसे स्क्रैबल में ये हमारे हाथ में नहीं कि कौन से वर्ड्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारी सोच पर निर्धारित करता है कि हम उन अल्फाबेट से कौन से वर्ड्स बना रहे हैं। ऐसे ही लाइफ में ये हमारे ऊपर डिसाइड नहीं होता कि हम किस समय जन्म लेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम किस समय में, किस ग्रह नक्षत्र में पैदा होंगे, किसके घर में पैदा होंगे, लेकिन ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, कैसे अपनी जिंदगी को लेकर जाना चाहते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी इस बात को बताता है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि मेडिटेशन के द्वारा हायर इंटेलिजेंस के साथ जुड़े रहें, ताकि वो प्रोबेबिलिटीज जो आपकी लाइफ में लिखी हुई आई हैं उनमें से मैनिफेस्ट हो सके। सेकंड, साथ ही साथ एक्शंस, डिसीजंस और कर्म करते रहें। एग्जैक्टली सर। आज अब वो समय आ गया सर जब मैं इस बारे में पूछना चाहूंगा। ये तो क्लियर हो गया कि गॉड प्रपोज करते हैं, डिस्पोज हम करते हैं, ऐसे यूनिक चीजें बनाई हैं गॉड ने हमारे लिए, जिससे हम बस ये है कि अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम सब तो उनके बच्चे हैं सर, और मैं आप दोनों लोगों से जानना चाहूंगा, हम सब ऊपर वाले के बच्चे। तो फिर कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज जो गॉड प्रपोज करते हैं वो कैसे उनको समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? कैसे, ये प्रोसेस क्या है? क्या ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उन लोगों में और बाकी लोग जो नहीं समझ पाते, क्या ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है? ओके, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सवाल कि कुछ लोग जो सक्सेसफुल हो पाते हैं वो कैसे हो पाते हैं, और कुछ लोग जो नहीं होते वो कैसे नहीं हो पाते। अगेन मैं यहाँ पर यही कहूंगा जो मैंने पिछले इसमें दिया था कि आदमी कैसी सराउंडिंग, संगत में रहता है। जैसे एक कहावत भी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि किसने वो लिखी थी। उनका कहना है कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, जिन भी 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन 5 लोगों के एवरेज बन जाते हैं। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारी सराउंडिंग, हमारे नर्चर कैसे, कितना भी अच्छा बीज हो, कितना भी अच्छा बीज हो, अगर उसको आम के पेड़ का बीज है, मुझे एक बात बताइए सर्वेश जी, अगर मैं उसको रेगिस्तान की रेत में अगर गाड़ के आता हूं तो क्या उसमें से आम का पेड़ निकलेगा? बीज बहुत अच्छा है, टॉप क्वालिटी का बीज है, लेकिन मैं रेगिस्तान की रेत में उसको मैं उसकी बुआई करता हूं तो क्या उसमें से निकलेगा? नहीं निकलेगा। नहीं सर। अब क्या हम ये बोलें कि ये तो ईश्वर चाहता ही नहीं था कि ऐसा हो? ईश्वर बीज बना सकता है, उस बीज पे डिपेंड करता है कि अपने आसपास की खाद किस प्रकार से ले। और ऐसा नहीं कि रेगिस्तान में कुछ नहीं उगता है, रेगिस्तान में कैक्टस उगता है, दूसरी चीजें उगती हैं जो वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से सही है। तो ये हमारा एनवायरनमेंट जो है, ये हमारा एनवायरनमेंट बनाने की बात है। कुछ लोगों को एनवायरनमेंट मिल जाता है, जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो अच्छे सोसाइटीज में पैदा होते हैं, जो अच्छे घरों में पैदा होते हैं, उनको वो एनवायरनमेंट मिल जाता है। और अगर वो एनवायरनमेंट नहीं मिले, लेकिन
कोई भी एक पर्टिकुलर घर अपूर्ण होता है उस व्यक्ति को पूर्ण विकसित होने के लिए। कोई भी एक स्कूल अपूर्ण होता है उस व्यक्ति के पूरे विकास के लिए। कोई भी एक सोसाइटी अपूर्ण होती है उस व्यक्ति के पूरे विकास के लिए। कहते हैं द होल विलेज मेक्स अ मैन। एक आदमी जो बनता है सिर्फ अपने घर में नहीं बनता, द होल विलेज मेक्स अ मैन। उस विलेज में एक भला व्यक्ति भी है, उस विलेज में एक डाकू भी है, उस विलेज में एक हत्यारा भी है, उस विलेज में एक गांधी भी है, उस विलेज में एक लाइब्रेरी भी है जहां पर अच्छी किताबें हैं। जिनके साथ ज्यादा समय बिताएगा वैसा व्यक्ति वो बनेगा, उन चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट होगा और वैसी चीजें वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। यहां पर जब आदमी को समझ आ जाए, और कहीं पर ऊपर वाला एक मौका जरूर देता है, एक मौका नहीं, मैं कहता हूं ऊपर वाला 3-4 मौके जरूर देता है आपको संभलने का, आपको अपने एनवायरनमेंट चुनने का। तो आप अपने एनवायरनमेंट को चुने, और अगर वो एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलता तो एनवायरनमेंट वैसा आप बनाएं जिसके माध्यम से आप ग्रो हो सके। हम जब भी आईएएस का रिजल्ट आता है, जब भी आईआईटी का रिजल्ट आता है, जब भी कोई इस तरह का बड़ी एग्जाम का रिजल्ट आता है, हमको हमेशा 1-2 एग्जाम्पल जरूर देखने को मिलते हैं कि देखो ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर का लड़का जो है ये बन गया आईएएस ऑफिसर, ये देखो रिक्शे वाली की बेटी जो है इसने टॉप किया, ये पर्टिकुलर लड़कियों में अव्वल आई है। ये कैसे हुआ? उस लड़की को जो मौका मिला उसने वो समझा और अपना अलग एक एनवायरनमेंट बनाया। शायद उसका घर का एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं था तो उसने अपने साथ के विद्यार्थियों का एक वो एनवायरनमेंट बनाया, और उस एनवायरनमेंट में खाद पानी जहां पे था उसको लिया और उसके माध्यम से जो वो बड़ा हुआ। तो ऊपर वाला इस बात की व्यवस्था जरूर करता है कि हर तरह के, कई बार हम गलतियां करते हैं, कई बार हमारे जीवन में हमारा खलनायकों से भी सामना होता है। तो ये हमको ये सिखाने के लिए कि कैसे लोगों से दूर रहना, कैसे लोगों के साथ में ज्यादा दोस्ती बनाना। जब बड़ा होता है तब कितना पैसा कमाएगा, क्या करेगा, वो उस वक्त के एनवायरनमेंट पे जो है वो डिपेंड करता है। सो हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छा बीज तो हैं ही, कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि ऊपर वाले ने एक अच्छा बीज तो हमको बनाया ही है, परंतु अगर हम में कोई डिफेक्ट भी है, अगर कोई दिव्यांग भी पैदा होता है या कुछ भी ये पैदा होता है, उसके बाद भी अपना एनवायरनमेंट खुद सिलेक्ट करे, उसको क्यूरेट करे और उस लेवल तक जो है वो ऊपर जाए। सो अगेन अच्छा बीज तो ऊपर वाले ने बनाया, मतलब गॉड प्रपोजेस, मैन डिस्पोजेस की अपनी किस प्रकार की वो एनवायरनमेंट, सॉइल कैसे चुनता है, कहां पे वहां पे कितनी सनलाइट आ रही है, रेनफॉल वहां पर कितनी हो रही है, ये चुनना इंसान का काम है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए तो ये तुम्हारा दोष नहीं है, परंतु जीवन भर गरीब ही रह गए तो ये तुम्हारा दोष है। अगर तुम अनपढ़ घर में पैदा हुए तो ये तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन अगर तुम जीवन भर अनपढ़ ही रह गए तो ये तुम्हारा दोष है। अगर तुम्हारा बाप दारू पी करके घर में हंगामा करता था, अगर तुम्हारा बाप दारू पी करके घर में मारपीट करता था तो ये तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन तुम भी बड़े होकर के दारू पीते हो और मारपीट करते हो तो ये नितांत तुम्हारा दोष है। क्योंकि जब तुमको समझ में आ रहा था, वो खलनायक जब तुम्हारे जीवन में आया और तुम नहीं संभले और खुद भी एक खलनायक बन गए, ये कंप्लीटली तुम्हारा दोष है। ऊपर वाले तूने कभी कमी न की। अब किसको क्या मिला ये कोशिश की बात है, एक बार फिर से मैं कहूंगा। एग्जैक्टली सर। एक किसी से मैंने पूछा था, एक जगह कहीं में मैंने देखा था हु यू आर, एक क्वेश्चन निकला, तो सामने वाले जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने जवाब दिया यू आर योर हैबिट्स, यू आर योर हैबिट्स। और बहुत अच्छा लगा ये सुन के। लेकिन फिर तुरंत दूसरी तरफ से क्वेश्चन आया कि, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड वाली बात पे मेरा ये क्वेश्चन है सर, कि इन्वायरमेंट क्रिएट हमारे हैबिट्स ही करते हैं। आदत जैसे हमारी हो जाती है, शायद मेरे को क्लियर करिएगा आपसे, तो आदत हमारी जैसे होती है वैसी हैबिट्स बनते हैं, वैसे ही हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, वैसे लोग को भी हम चुनते जाते हैं। तो इन्वायरमेंट बदलने के लिए क्या हमें हैबिट बदलना जरूरी है, और अगर हैबिट बदलना जरूरी है तो कैसे हैबिट को बदलें? ये सेम क्वेश्चन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं अनिल सर से भी पूछूंगा, सिर्फ सर से मैं इसको कंप्लीट कराना चाहूंगा आपकी बातों को। जी बिल्कुल सही बात है कि ये स्वास्थ्य में भी लागू होता है और हमारे जीवन में और हमारी सफलता में भी लागू रहता है। ऊपर वाला हमेशा आपको सिग्नल्स देते रहता है। अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, 2-3 चीजें, ये फैक्ट थी कि आज आप बैठ करके लाइव सुन रहे हैं, ये ऊपर वाले का एक इशारा है आपके लिए। अदरवाइज जैसे अन्य करोड़ों लोग इस लाइव को नहीं देख रहे हैं,
उनको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आप अगर देख रहे हैं उस मोमेंट पे, उस समय में, ये निमित्त में आप आ गए कि आप ये लाइव सेशन सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, यही अपने आप में ऊपर वाले का एक सिग्नल है। ऊपर वाला एक सिग्नल हमेशा आपको देते रहता है। उस सिग्नल को समझना कि क्या सही है और क्या गलत है। देखो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से एक बहुत प्रभावशाली चीज मैंने सुनी थी। उनका कहना था कि हमारे जो कंसाइंस होता है, इंसानों के पास में 3-4 क्वालिटीज होती है जो जानवरों के पास, पशुओं के पास में नहीं होती। नंबर 1 उनमें से होता है कंसाइंस, एक अंतरात्मा की आवाज। हमारे अंदर में एक चिड़िया बैठी होती है जो हमेशा चहचहाती है जब हम कुछ अच्छा करते हैं, और चोंच से हमको गड़ाती है, अंदर से चोंच मारती है जब हम कुछ गलत करते हैं। वो अंतरात्मा की आवाज हमको बताती रहती है हम सही हैं या गलत है। वो एक अंतरात्मा की आवाज। नंबर 2 एक्शन लेना, विपरीत समस्याओं में भी एक्शन लेना। जो सोशल मान्यताएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना। ये इंडिपेंडेंट ओपिनियन, ये तीसरी चीज है, ये जो एक इंसान के पास में होती है। तो इसी प्रकार से ये इंसान के अंदर में ये चीजें होती हैं। ऊपर वाला सिग्नल देते रहता है। उस सिग्नल को पकड़ने की कैपेसिटी जब आ जाती है, तब उस सिग्नल को पकड़ने की कैपेसिटी, ये सबसे प्रिमिटिव और सबसे पहली आदत है कि ऊपर वाले ने क्या सिग्नल दिया मुझे, मैंने कुछ किया और उसका ऐसा दुष्परिणाम हुआ, क्या सिग्नल है मेरे लिए, मैं यहां पर 4 बार फेल हुआ हूं, क्या सिग्नल है मेरे लिए, और मुझे किस तरीके से कोर्स करेक्शन करना चाहिए। तो ये जो चीज है कि ऊपर वाला सिग्नल हमको देता रहता है, उस सिग्नल को पहचानने की कैपेसिटी जब हमारे अंदर में आ जाती है, और ये भी एक गुरु ही हमको बताता है। हमारे सामने गुरु यानी वो नहीं जो स्कूल में अध्यापक है या कोई हमसे बड़ा और वाइस जो हमको सिखाता है। हमारा बच्चा भी हमारा गुरु हो सकता है, कोई परिस्थिति हमारी गुरु हो सकती है, कोई पर्टिकुलर घटना हमारे सामने घटित हो रही है, वो गुरु के रूप में सामने आ सकती है। तो उसके बारे में चिंतन करना और समझना कि ये क्या सिग्नल है। और इसीलिए मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूँ डॉक्टर अनिल के, कि वो हमेशा मेडिटेशन को प्राधान्य देते हैं। मुझे ये एक बहुत बड़ी सीखने वाली चीज अभी समझ में आई है कि मेडिटेशन से ये सिग्नल की क्लैरिटी हमको मिलती है। सिग्नल तो मिला, लेकिन जब हम चिंतन मनन करते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो इससे क्या सीखने को मिला, ये क्लैरिटी हमको आती। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम ईश्वर से बात करते हैं, पर जब हम मेडिटेट करते हैं ईश्वर हमसे बात करता है। तो ये मेडिटेशन की आदत, ये क्या सिग्नल मुझे मिल रहा है, इसको समझने की कैपेसिटी, और यही आदत इज द मोस्ट प्रिमिटिव आदत। और बाकी सभी अच्छी आदतें इस प्रिमिटिव, इस सबसे बेसिक आदत से ही उनका जन्म होता है। इसलिए मेडिटेशन अत्यंत आवश्यक है ताकि सिग्नल का अर्थ हम समझ सकें। बहुत ही अच्छा, शानदार ये आंसर था सर कि अगर इन्वायरमेंट चेंज करना है, हैबिट चेंज करना है, तो हमें उसके सिग्नल्स मिलते हैं कि अब चेंज करने का समय आ गया। अगर हमने वो सिग्नल पकड़ लिया तो शायद वहां से हम अपनी जिंदगी को, अपने हैबिट्स को, इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, जो बाकी सारी चीजें बदल देगी। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था, इफ यू आर नॉट एबल टू चेंज योर फ्यूचर, चेंज योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। अनिल सर, ये जो मेडिटेशन आपने खुद नहीं किया, बहुत लोगों को कराया, बहुत लोगों को ये सिग्नल पकड़ना सिखाया, बहुत लोगों को लाइफ पॉजिटिव करना सिखाया, और आपने इसका जो इन्वॉल्वमेंट हेल्थ में किया है वो काबिल तारीफ है कि लोग अपने सिग्नल को पकड़ ले कि नहीं, अभी से 6 महीने बाद मुझे बीमारी होने वाली है और अब तो समय आ गया है कि हम अपने हैबिट्स को चेंज करें। सो अब आपका ओपिनियन क्या है सर ये पूरे टॉपिक पे? जैसे अजय शेष सर ने लाइफ के बारे में बताया कि ये जो सिग्नल है ना, जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, ये हमारे आसपास ही होता है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, और ये कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता। ये 2 चीजें समझनी है, हमारे आसपास होता है, कभी बुरा नहीं चाहता। लेकिन तीसरी जो चीज है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर छोड़ता है कनेक्ट होने का। अब गॉड ने हमें यहां पर एक क्राउन चक्र दिया है, वो क्राउन चक्र हमारा वाईफाई राउटर है। उस वाईफाई राउटर को जहां से वाईफाई आ रहा है, सिग्नल्स आ रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे अटैच करने के लिए एक राइट पासवर्ड हमें डालना होगा ना। yes. और वो राइट पासवर्ड डालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे तुम किसी नेटवर्क एरिया में बैठे हो, तुम्हारे पास मोबाइल है और उधर बहुत बड़ा वाईफाई नेटवर्क है, पासवर्ड तो तुम्हें मोबाइल में डालना पड़ेगा ना, या वो जो एरिया है वो अपने आप थोड़ी डाल देगा, ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होता। तो आपको वो पासवर्ड डाल के कनेक्ट होना है।
सांख्य फिलॉसफी जो योग की सबसे बड़ी फिलॉसफी है, वो राइट नॉलेज देती है किसी भी चीज को लेकर, कि ये जो डिवाइन इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस आपका हर एस्पेक्ट में अच्छा चाहता है, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वेल्थ की बात हो, लेकिन वो क्या नहीं होने देगा, वो सब नहीं होने देगा जिससे इस पूरे ब्रह्मांड का बुरा हो रहा हो, क्योंकि उसको पूरे ब्रह्मांड को चलाना है। तो अगर आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो पूरे ब्रह्मांड के लिए अच्छा नहीं है, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होने देगा, ये भी समझ लेना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा सोचिए, अगर वो आपने उस समय मैनिफेस्ट कर भी लिया तो आपने इस ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ दिया, और वो आपको फिर बहुत बुरे तरीके से रिवर्ट बैक करके आपको डैमेज कर देगा। वाह। ये जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, ये कॉन्शियसनेस है, इसका केवल एक ही काम है, पूरे ब्रह्मांड को अच्छे से चलाना। अब हेल्थ के एस्पेक्ट में समझिए। हेल्थ के एस्पेक्ट में जैसे अजय शेर सर ने कहा, वो बार बार आपको मौका देता है फेलियर्स कराकर कि आप संभल जाइए, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हेल्थ के लेवल पर भी वो आपकी हेल्थ एक दिन में नहीं बिगाड़ता, वो आपको समय देता है। छोटे छोटे सिग्नल्स मिलते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, या आप फील कर रहे हैं कि आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी ध्यान नहीं देते, आप लगे रहते हैं उन्हीं कामों में, अपनी प्रायोरिटी हेल्थ को बनाते नहीं, और फिर एक दिन बड़ी डिजीज आ जाती है, तब आपको झटका लगता है, फिर आप भगवान को कोसते हैं कि मैंने क्या बिगाड़ा था और भगवान ने मुझे डिजीज दे दी। भाई उसने आपको इतने बार सिग्नल्स दिए कि आप अपने हेल्थ को समझिए, लेकिन हम स्वास्थ्य के प्रति तभी गंभीर होते हैं जब स्वास्थ्य गंभीर हो जाता है। दूसरी बड़ी बात कि अब ये जो चॉइसेस हैं, चॉइसेस लेने की क्षमता हमारे अंदर है, हमारे पास इंटेलेक्ट भी दिया गया है, केवल माइंड नहीं दिया गया है। ह्यूमन बीइंग है हम, बीइंग के अंदर है माइंड एंड सोल, और इंटेलेक्ट होती है हमारे अंदर। ये इंटेलेक्ट हमारे अंदर की जो आवाज होती है वो हमें बताती है क्या सही है और क्या गलत है, और सबको पता है क्या सही है, लेकिन उसके बावजूद गलत डिसीजंस ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? माइंड के लेवल पर। माइंड हैकेबल है, हैक किया जा रहा है। डिस्ट्रैक्शंस बिकम अट्रैक्शंस टुडे। हमें सब पता है कि ये सारी जो डिस्ट्रैक्शंस है वो अट्रैक्शन बन गई हैं और ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद इनके शिकार हो रहे हैं और फिर डिजीज पैदा करके ऊपर वाले को गाली दे रहे हैं। इनफैक्ट ये डिवाइन इंटेलिजेंस तो इतना कहता है कि अगर आपके अंदर गलत जीन भी आ गए, आपके पेरेंट्स की वजह से कोई डिफेक्टिव जीन आ गया, उसको एक्सप्रेस होने से रोका जा सकता है हेल्दी चॉइसेस लेकर, हेल्दी लाइफस्टाइल लेकर। 30% रोल है हेल्थ में लाइफस्टाइल का, 70% रोल है आपकी इनर कॉन्शियसनेस का। एक एक सेल आपकी सारी बातें सुनती हैं। अगर डिफेक्टिव जीन है उन्हें रिपेयर किया जा सकता है, ये रिपेयरिंग मैकेनिज्म आपके अंदर है। एक इनर फार्मेसी आपके अंदर है, इस बॉडी के अंदर, वो फार्मेसी हमने खुद बंद कर दी है। एक इनर हॉस्पिटल हमारे अंदर है। हम डिजीज की अवेयरनेस ले रहे हैं, हेल्थ के बारे में जानना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। सांख्य फिलॉसफी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे अप्लाई होता है, चाहे वो रिलेशनशिप की बात करें, चाहे आप हेल्थ की बात करें, चाहे वेल्थ की बात करें। और ये ब्रह्मांड कुछ नियमों से चल रहा है, वो नियम हमने समझे नहीं है, और हम गलत नियम में सीखकर, गलत साइंसेस को सीखकर, साइंस के द्वारा इस ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर करके इस ब्रह्मांड पे कब्जा करना चाह रहे हैं, पावर लाना चाह रहे हैं। नो, सांख्य फिलॉसफी कहता है कि यू आर माइक्रोकोसोम। आपको इस ब्रह्मांड को समझना होगा, इस यूनिवर्सल फोर्सेस को समझना होगा, डिवाइन इंटेलिजेंस को समझना होगा, अपनी हार्मनी मेंटेन करनी होगी। मास्टरी नहीं कर सकते हम। जहां जहां हम मास्टरी करेंगे वहीं वहीं ये यूनिवर्स खत्म कर देगा। इसका छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। एक बॉडी के अंदर एक सेल में कैंसर होना शुरू हो गया। कैंसर मतलब क्या? फॉर एग्जांपल लीवर के सेल हैं, तो लीवर के सेल जब एक्स्ट्रा ग्रोथ करना शुरू कर दें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना शुरू कर दें, तो वो कैंसरस हो जाता है। बायोलॉजी सिखाती है कि जब भी दो सेल ग्रो करते हैं तो वो दोनों सेल जैसे ही पास में आते हैं, उनके जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपस में टच होते हैं और कांटेक्ट इनहिबिशन के द्वारा वो आगे ग्रो करना बंद कर देती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन सेल के अंदर एक छोटी सी इंटेलिजेंस है, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं कि ये सेल आपस में जुड़ेंगे और बंद हो जाएगा, लेकिन उनका इंटेलिजेंस हमारे माइंड के इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा हुआ है। माइंड में कंपटीशन चल रहा है, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो सेल के अंदर भी कंपटीशन चल जाता है। सेल का जो माइंड है वो हाइपर हो जाता है और ये एक दूसरे से कॉम्पीट करना शुरू कर देते हैं कि मैं इससे ज्यादा ग्रो करूं, और ओवर ग्रो होना शुरू हो जाता है। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की फैसिलिटीज खत्म हो जाती है। उसके अलावा सेल के अंदर नेचुरल किलर सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर, जो कैंसरस सेल को मार सकते हैं। तो फिर जब हमारे बॉडी को पता चलता है कि हाँ इसमें सेल पागल हो गए हैं, सेल कैंसरस हो गए हैं, तो नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट होते हैं और उन कैंसरस सेल को मार देते हैं।
लेकिन इसमें उस पर्सन को कॉन्शियस होना पड़ता है, डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ जुड़ना पड़ता है, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना होता है, लेकिन पर्सन वहां पर भी एक्टिव नहीं होता। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो कैंसर लीवर में पूरा फैल गया। अब फिर सर्जन के पास जाते हैं तो सर्जन को लीवर निकालना पड़ता है ताकि उस ऑर्गन को निकालकर इस पूरे ह्यूमन बीइंग को तो बचाया जा सके। लेकिन अगर उस स्टेज में भी पर्सन कोई एक्शन नहीं लेता है, फिर ये कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अब क्या होगा, उस पर्सन की डेथ होगी। ये डेथ क्यों हो रही है? क्योंकि अब उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ने देखा, डिवाइन फोर्स ने देखा, ये पर्सन अनहेल्दी हो गया है, इसका इस ब्रह्मांड में कोई रोल नहीं रहा है, बल्कि ये दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब डिवाइन इंटेलिजेंस के लिए जो पहले एक छोटी सी सेल एक टारगेट थी, उसे डिस्ट्रॉय करना था नेचुरल किलर सेल के द्वारा, फिर लीवर टारगेट बना, फिर अब ये ह्यूमन बीइंग ही टारगेट बन गया और ह्यूमन बीइंग को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, क्योंकि अब ये दूसरों के लिए ठीक नहीं है, अपने रोल प्ले नहीं कर पाएगा। सेम टू सेम अगर मान लीजिए छोटी सी कम्युनिटी जिसके अंदर 200 लोग रहते हैं, अब वो सारे ही पागल हो गए हैं, सारे इस ब्रह्मांड को डैमेज करने की कोशिश करेंगे, तो ब्रह्मांड कुछ ना कुछ ऐसा नेचुरल क्लाइमेटीज लेकर आएगा उस एरिया के अंदर कि उनको सबको डैमेज कर देगा। पहले मौका देता है सुधरने का, हमने उत्तराखंड में भी देखा ना, जो त्रासदी आती है मौका दिया जाता है, संभलो संभलो, वो हमें प्रोटेक्ट करके चलता है, बार बार सिग्नल देता है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो चाहे कम्युनिटी के लेवल पर हो। कोरोना भी एक सिग्नल है पूरे ब्रह्मांड के लिए कि संभलिए, लेकिन हम संभल ही नहीं रहे हैं। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, कोई कॉन्शियसनेस रेज नहीं कर रहे हैं। मेटेरियलिस्टिक दुनिया में इतना आगे बढ़ गए हैं, कॉन्शियसनेस डाउन जाते जा रही है। ओवरऑल पृथ्वी के ऊपर वेट ज्यादा होते जा रहा है, ओवरऑल पृथ्वी के ऊपर सब चीजें हमने तहस नहस कर दी हैं। अब हम दूसरे प्लेनेट को तहस नहस करने के लिए निकल पड़े हैं। ये जो छोटा सा प्यारा सा ब्रह्मांड हमें दिया गया था, इसको तो पहले संभाल लें, नहीं तो फिर बड़ा कुछ होने वाला है। और ये 2020 ईयर बहुत सारे नेचुरल क्लाइमेटीज का ईयर है, वो हमारे अच्छे के लिए आ रही हैं। अगर हम अभी भी संभल जाएं तो शायद इस ब्रह्मांड को बचा सकते हैं, लेकिन जैसा देखने को मिल रहा है कॉन्शियसनेस रेज नहीं हो रही है। हम मेटेरियलिस्टिक दुनिया में इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतने आगे बढ़ चुके हैं, हेल्थ, मेडिटेशन, इंटेलेक्ट, सोल, इनकी तो बात ही नहीं होती है। इनको बात करना आउट ऑफ द फैशन समझा जाता है, केवल मनी 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 मनी। तो ठीक है, फिर मनी उगाइए, कॉन्शियसनेस रेज डाउन कीजिए, तहस नहस होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनी और कॉन्शियसनेस का बैलेंस बना रहे, और शायद यही यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का बैलेंस है। पावर ऑफ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। बहुत ही अच्छे आंसर्स आपसे मिले हैं सर। आई थिंक क्राउड को मैं बोलूंगा कि इसको फिर से देखें, क्योंकि ये जो अभी जस्ट अनिल सर ने बोला है वो आपको सुनना समझना बहुत जरूरी है माइंड के लेवल पे, और यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। पावर ऑफ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को अब हम अगले आने वाले 10 मिनट में रोल देखेंगे कि गॉड प्रपोज्ड एंड मैन एक्सेप्टेड। तब क्या होता है? अभी तक तो गॉड प्रपोजेस एंड मैन डिस्पोजेस की बात हमने किया, लेकिन जब गॉड प्रपोज करता है और मैन एक्सेप्ट करता है, तो उसको बताने के लिए मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे दो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने गॉड जो प्रपोज किया उनको एक्सेप्ट करके और वो ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट किया है। अजय श्री सर, आपकी लाइफ जर्नी कैसे आपने उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करके गॉड के प्रपोजल को समझ के और फिर अपने लाइफ में वो डेकोरेशंस किए सर? जी, ये है वो किताब। यस सर, ये जो आप देख रहे हैं, गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस, ये जो किताब है, और इसके पीछे जो मैंने लिखा हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। ये सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, ये किताब आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। गॉड हैज प्रपोज्ड ग्रेटनेस फॉर ईच ऑफ अस and has sent us to fulfill a specific purpose for this universe. उस स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल करने के लिए भेजा है। जो डॉक्टर अनिल बोल रहे थे कि वो क्या विशेष गुण धर्म आपको दिए हैं जिसको आपको पहचानना होगा कि ये यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में इस चीज के लिए मैं आया हूं। इट इज अप टू द मैन टू अंडरस्टैंड हिज स्पेसिफिक रोल एंड स्ट्रेंथ्स टू फुलफिल दैट पर्पस। जब मैं ये पहचान जाता हूं कि मुझे ऊपर वाले ने किस चीज के लिए भेजा हुआ था। देखिए, जब हम छोटे होते हैं तब हम जब हम 17-18 साल के होते तभी हमको अपना करियर चुनना होता है। ये एक तरह से एक तरह की त्रासदी होती है, क्योंकि उस वक्त जब माइंड पूरा डेवलप नहीं हुआ होता, उस वक्त हमको हमारा करियर चुनना होता है जब हम 12th में होते हैं। और उस वक्त हम लोग कुछ करियर चुन लेते हैं। जैसे मैंने भी मेडिकल साइंस चुन लिया, डॉक्टर अनिल ने भी मेडिकल साइंस चुन लिया, और फिर हम उस मेडिकल की दुनिया में खो गए जहां पे हमने MBBS किया, फिर MD किया और बाकी सब ये चीजें की। लेकिन सिग्नल ये कहीं ना कहीं से मिलता रहा कि शायद हमारे जीवन में, और मैं और डॉक्टर अनिल तो प्राइम एग्जाम्पल है इसके, कि सिग्नल मिलता रहा कि मेडिकल साइंस के अलावा कोई चीज है जहां पर हमारे लाइफ का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है, जो और कोई
भी नहीं कर सकेगा। दूसरे पैथोलॉजिस्ट हैं लेकिन वो नहीं कर सकेंगे जो मेरे लिए ऊपर वाले ने प्रपोज किया था। डॉक्टर अनिल ने जो होलिस्टिक हेल्थ का जो ये किया, वो एलोपैथी से उनको लाइफ में सिग्नल मिलता रहा, जिससे उनको पता चला कि यस, ये सिग्नल उन्होंने समझा कि ऑफ्थेल्मोलॉजी के आई स्पेशलिस्ट के अलावा ये बड़ा काम मुझे करना है। उस सिग्नल को समझा, और जब उस सिग्नल को समझा, अपने अंदर की कमियों और ऊपर वाले से जो टैलेंट्स मिले और जो कमियां मिली, कमियां कुछ नहीं होती बेसिकली, कुछ एरिया में हम ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, कमियां कुछ नहीं होती, कुछ एरियाज में हम ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, और जहां ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते उसको हम अपनी कमियां समझते हैं, बट बेसिकली वो कमियां नहीं है। कुछ एरियाज में हम ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, उसको समझना। जो मुझे समझ में आया कि बोलने की कलाकारी, क्लैरिटी देने की कलाकारी और मोटिवेट करने की कलाकारी मेरे अंदर में है, जो पूरी तरह से एज अ पैथोलॉजिस्ट फुलफिल नहीं हो रही थी। उस सिग्नल को जब मैंने पकड़ा तो चीजें मैनिफेस्ट होती गई। आपको क्या लगता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे ही बन जाता है क्या? नहीं। वो ऊपर वाले ने जो एक जो प्रपोज किया कि हे पुत्र, हे वत्स, तुझे बोलने की कलाकारी मैंने दी है, अब इससे कुछ कर डाल, अब इससे कुछ कर डाल। तो वो सिग्नल जब समझा तो बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी चीजें आती हैं। किताबें, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की कैपेसिटी हुई, ट्रेनिंग लेने की कैपेसिटी। जिस एरिया में हम स्ट्रांग होते हैं उसी एरिया में ट्रेनिंग लेना चाहिए। उन एरियाज में ट्रेनिंग नहीं लेना चाहिए जहां पर आप उतने स्ट्रांग नहीं है। उस एरिया में ट्रेनिंग लेना कि मैं और बेहतर स्पीकर कैसे बनूं, और आज भी मैं ट्रेनिंग लेता रहता हूं, और एक अगली चीज मैनिफेस्ट होती। फिर उस एरिया में मैं और ट्रेनिंग लेता रहता हूं, तो फिर वो अगली चीज मैनिफेस्ट होती है, और एक ऐसी जबरदस्त चाहत और एक ऐसा जबरदस्त विजन बनता है। और जब वो विजन बनता है तो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, चीजें आती, चीजें जो ऑलरेडी हैं ब्रह्मांड में है वो मैं अट्रैक्ट करता हूं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो मैं अट्रैक्ट करता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी बड़ा एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सबको पता है, सीक्रेट बुक आई, ये सब आई, कि जहां पे चीजें मेरे पास खींची चली जाती हैं, ये जब इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन जारी होता है हमारे शरीर में, जहां पर चीजें मेरी तरफ खींची नहीं आती, मैं उन उपलब्धियों की तरफ खींचा चला जाता हूं। और तभी करोड़ क्लब मेंबरशिप होती है, तभी नेशनल अवार्ड आपको मिलता है, तभी प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं, तभी आप मीडिया में आते हैं, तभी आपका पीएचडी भी हो जाता है। ये सब चीजें आप मैनिफेस्ट धीरे धीरे होती रहती हैं अगर आप उस सिग्नल को पहचान लेते हैं। तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ है, और डॉक्टर अनिल के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ है, और इसलिए हम दोनों में इतनी बनती है कि हम ये जानते हैं कि इस शरीर, इस जिंदगी और इन कॉन्शियसनेस के ऊपर एक यूनिवर्सल लॉ है, जिस लॉ को अगर हमने फॉलो किया तो पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन और फिर लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है मैनिफेस्ट होता है, जिसके कारण परिस्थितियां आपके जीवन में मैनिफेस्ट होती है और आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए, और एक ऐसी विरासत छोड़ के जाने के लिए जहां पे आपके मरने के 500 साल बाद भी आपको याद किया जाता है, जैसा गांधी के साथ हुआ, जैसा अन्य लोगों के साथ हुआ। तो ये उस सिग्नल को समझने की बात है, ये यूनिवर्सल लॉज जो हैं उनको समझने की बात है। कोई भी यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकता, कोई भी ये नहीं समझ सकता कि मैं 7वीं मंजिल से बाहर कूदूंगा और जमीन पे नहीं गिरूंगा, ऐसा नहीं होता है। पर 7वीं मंजिल से मैं उड़ कैसे सकता हूं, ये तो जरूर इंसानियत ने फाइंड आउट कर लिया है कि उड़ा कैसे जाए, विमान कैसे बनाया जाए। जिसको तैरना नहीं आता वो पानी में डूबेगा, पानी में कूदेगा तो डूबेगा, लेकिन तैरना भी एक चीज होती है, वो नाव बनाना भी एक चीज होती है। कुदरत के नियमों को तोड़ना नहीं, कुदरत के नियमों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना, और उससे फिर चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। मैं और डॉक्टर अनिल इस तरह की बातें कर सकते। अब क्या ये आज का पूरा टॉक क्या मैं रट के आया था? नहीं। क्या डॉक्टर अनिल गुप्ता पूरा रट के आए थे ये सब की ये शब्द है फिर उसका? नहीं, ये बातें अपने आप अंदर से निकलती। जो डॉक्टर अनिल गुप्ता है बस वही बाहर आ रहा है, मैं जो अंदर में हूं बस वही बाहर आ रहा है। और आपके सवाल जो है, आपके सवाल एक हुक है कि उस चीज को हमारे अंदर से बाहर निकाल पा रहे हैं। तो अगर आप कुदरत के नियमों को पालन करते हैं और कुदरत के नियम के हिसाब से ही जो आपको जो अच्छाइयां ऊपर वाले ने दी है, जो नेचुरल टैलेंट्स ऊपर वाले ने दिए हैं, तो उस दिशा में जाना चाहिए, और उस दिशा में और अधिक प्रयास करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होता है। अंततः वो लॉ ऑफ वाइब्रेशन बन जाता है,
और आप ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एग्जैक्टली सर, पावर ऑफ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन जो अभी आपने सिखाया, सिग्नल से जोड़ के, कुदरत के नियमों के साथ अपने आप को जोड़ के आगे बढ़ना इस्तेमाल करके। गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस जो आपकी किताब अभी जस्ट हमने सब लोगों ने देखी है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छी किताब है, एक बार उस किताब के थ्रू जाना चाहिए। और पावर ऑफ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन पे मुझे आप ही लोग के इंटरव्यू में एक बात याद आ गई सर, कि अनिल सर ने एक बार बोला था कि मैं एक किताब रेडी कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने अजय श्री सर को कार्निवाल के समय पे बोला था, जब ये कार्निवाल हो रहा था, कि मैं इस पे एक किताब लिखूंगा। और मुझे तो पता है, लेकिन क्राउड एक्साइटेड होगा सर जानने के लिए कि क्या वो मैनिफेस्टेशन था और क्या वो पूरा हुआ। सर्वेश, इस बात को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से शुरू करूंगा। जैसा अजय शेष सर ने कहा, मेरा शुरू से जो अजय शेष सर ने बुक लिखा उसके ऊपर कंप्लीट बिलीव था बचपन से ही। गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस। मैं हमेशा मानता था कि गॉड ने आपके लिए कुछ प्रपोज करके रखा है। मैंने एमबीबीएस 12th किया हरियाणा से और मैं आ गया छत्तीसगढ़। मैं नहीं चाहता था हरियाणा छत्तीसगढ़ आना एमबीबीएस करने के लिए, गॉड ने कुछ प्रपोज किया हुआ था, मैं यहां आ गया। एमएस मैंने नहीं चाहा, अपने आप हो गया, क्योंकि मैं तो कुछ एमडी मेडिसिन करना चाहता था। ऑप्थेल्मोलॉजी लाकर मुझे वापस रायपुर में ला देना, ये भी गॉड ने प्रपोज किया हुआ था। मेरी लाइफ में तो मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे जहां मैंने गॉड से हट के क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन गॉड ने मुझे ऐसा दिखाया, नहीं तू नहीं क्रिएट कर सकता। और स्ट्रगल फुल करने के बावजूद मैं वो नहीं क्रिएट कर पाया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो गया। फिर वहां पर मुझे एक फिलॉसफी समझ में आई कि गॉड ने मेरे लिए जो मैं सोच रहा हूं उससे कहीं गुना अच्छा सोच के रखा हुआ। और फिर मैंने सरेंडर करना शुरू किया। और एमएस करने के बाद मैं वापस फिर हरियाणा छत्तीसगढ़ या हरियाणा जाना चाहता था, चंडीगढ़ जाना चाहता था, दिल्ली जाना चाहता था। फिर गॉड ने मेरे लिए कुछ बड़ा सोच के रखा था, डॉक्टर विनय जायसवाल के साथ मिलवा देना, यहाँ मेरे दोस्तों के साथ मिलवा देना, मेरा सेटअप यहाँ शुरू कर देना। और बहुत जल्दी, इतनी जल्दी सक्सेस मिल जाना ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर, सब कुछ हमने क्रिएट कर दिया। कारण फिर गॉड कुछ बड़ा करना चाहता था, करवाना चाहता था। यस, वो मुझे बताना चाहता था कि तुम केवल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनने के लिए नहीं आए हो, वो तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो तुम्हारी जर्नी का एक पार्ट था, वो तुमने पूरा किया और अभी भी कर रहा हूं। लेकिन उसके बियॉन्ड होलिस्टिक हेल्थ, जो बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज का शिकार हो रहे हैं, उसका रूट कॉज तुम्हें समझना होगा और होलिस्टिक हेल्थ को लाना होगा। और जब समझा तो उसे प्रैक्टिकल लाना होगा, अपने ऊपर ही नहीं, अपने लिए नहीं, अपने रिलेटिव्स के लिए नहीं, दुनिया के लिए। क्योंकि एक डॉक्टर ही इस चीज को समझ सकता है। अभी होलिस्टिक मेडिसिन, लाइफस्टाइल मेडिसिन या हीलिंग साइंसेस को जिस तरीके से गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, एक डॉक्टर उसे ठीक कर सकता है। yes. तो ये सब करने के दौरान मेरे अंदर एक क्षमता थी बोलने की, जिसे मैं नहीं जानता था, मैं पहचानता भी नहीं था कि कैसे मेरे अंदर भी कुछ बोलने की क्षमता है। तो अजय शेष सर से जब मेरी मुलाकात हुई और अजय शेष सर ने कहा क्यों नहीं तुम भी एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ। मैंने कहा सर किस चीज के अंदर? तो उन्होंने कहा हम दोनों मिलकर लॉन्गेस्ट मैराथन स्पीच का रिकॉर्ड बनाते हैं। और फिर उन्होंने मेरी क्षमता को पहचाना। मैंने कहा चलो ठीक है सर, देखते हैं, गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस, तो देखते हैं गॉड ये भी प्रपोज करना चाह रहा है तो हम भी इसको मैनिफेस्ट करते हैं। और 101 घंटा 32 मिनट लगातार बोलने का रिकॉर्ड बनाया। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, अजय शेष सर को था और गॉड को था। और मैंने सरेंडर कर दिया था कि अगर तुम चाहते हो तो बनने दो, और वो बना। और वहां बनने से मुझे क्या फायदा हुआ? वो रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं बनाया था, मैंने अपने अंदर के इस बोलने के स्पीकर वाली जो कला थी ये निखारने के लिए, ये जानने के लिए, खुद को टेस्ट करने के लिए कि क्या मैं ये कर सकता हूं। अजय शेष सर ने कहा यस तुम कर सकते हो, और मैंने वो रिकॉर्ड सर के साथ मिलकर बनाया। वहां से ये बेनिफिट हुआ कि जो चीजें मैं सोचता था उसे एक्सप्रेस करके लोगों तक लाने की बात आई। और उसी समय हमने, अजय सर ने और मैंने कमिट भी किया था कि सर ये जो होलिस्टिक हेल्थ विषय पर जो मैं बोल रहा हूं, इस सारों को मैं एक कंपाइल करके मैं भी एक बुक राइट करूंगा। अजय शेष सर से ही इंस्पायर हुआ था। और वो बुक इस कोरोना काल में जैसे जैसे लॉकडाउन लगा, मैं उसे लिखते गया, और इसमें मेरी वाइफ ने मेरा हेल्प किया और हम दोनों ने मिलकर इस बुक को अब लॉन्च की तैयारी है। सर, अजय सर, आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहूंगा। ओके।
तो सर जो हमने उस समय बात की थी कि इस बुक को लाना है, अब ये कमिटमेंट भी पूरा हुआ और ये बहुत जल्दी अब मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इस बुक के अंदर मैंने वो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान सारी बातें होलिस्टिक वे में जो की थी, उसको बहुत ही साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करते हुए प्रैक्टिकल वे में अडॉप्ट करने के लिए जो आज हमने बातें की कि कैसे गॉड के साथ ही इज द क्रिएटर एंड वी आर को क्रिएटर, वो हमारे लिए प्रपोज करके रखा हुआ है। अब हमें को क्रिएट करना है साथ में। तो हम जब दोनों एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करेंगे, मैच करेंगे, हार्मनी बनाएंगे, तब को क्रिएशन होगा, मैनिफेस्टेशन होगा, चाहे वो हेल्थ की बात हो और चाहे वेल्थ की बात हो। तो 7 डायमेंशन ऑफ लाइफ में कैसे हम अपनी हार्मनी मेंटेन करते हुए गॉड के साथ को क्रिएट करें, लाइफस्टाइल हेल्दी कैसे रखें, माइंड ब्रेन बॉडी सोल का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर क्या है, ये सारे एस्पेक्ट्स जो भी मैं समझता था मेडिकल साइंस के साथ जोड़ते हुए मैंने ताने इसको एक बहुत ही अच्छी कड़ियों में जोड़ा है। 7 चैप्टर्स की एक बहुत प्यारी सी बुक, ये बहुत जल्दी आपके साथ आने वाली है। अजय शेष सर, जैसे कि उस बुक में स्टार्टिंग के कुछ पन्ने मैंने देखे थे और उसमें मैंने आपका बहुत सुंदर मैसेज पढ़ा था अनिल सर की किताब में। तो उस टिप्पणी को मैं चाहता हूँ कि एक बार आप फिर से यहाँ पे क्राउड को बताएं कि क्या है बॉडी बियॉन्ड बॉडी और क्या आपने उसमें आपको मैसेज दिया था। जी हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी इसका बेसिस है। हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, हमारे अंदर में जीवन है, एक आत्मा है, एक कॉन्शियसनेस है। ये शरीर तो उसका सिर्फ एक कंटेनर है। जैसे ग्लास के अंदर में पानी होता है, बिना ग्लास के आप किसी को पानी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। अगर सही ढंग से परोसना है तो बिना ग्लास के आप पानी नहीं दे सकते। वो ग्लास जिसके अंदर में हम ग्लास नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं? हम पानी दे रहे हैं। ग्लास तो सिर्फ एक कंटेनर है, व्यक्ति पानी पीता है और ग्लास वापस रख देता है, उस ग्लास में फिर से पानी आता है और वो ग्लास जो है वो चलते रहता है। तो अगेन हमारा ये जो शरीर है उस ग्लास की तरह है और हमारे विचार, हमारा जीवन, हमारा कॉन्शियसनेस वो जो है वो उस पानी की तरह है और उस पानी का असर इस धरती पर जो है वो होता है। ठीक है, पर हमारे अंदर में वो क्या है? कुदरत के नियमों के हिसाब से हम एक शरीर छोड़ते जाते हैं, दूसरा शरीर पकड़ते जाते हैं, फिर उस शरीर का कार्य जब खत्म होता है तब हम अगला शरीर पकड़ते हैं, फिर उस शरीर का काम जब खत्म हो जाता है तब हम अगला शरीर पकड़ते हैं। तो हमारा एक बॉडी है और हमारा एक माइंड है, एक आत्मा है, एक जो हमारा असर हम छोड़ करके जाते हैं। कुछ लोग एक लंबा असर इस धरती पर छोड़ करके जाते हैं और वही जो हमारा स्पिरिट है, एक होता है बॉडी, एक जो कि नश्वर है, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, और हमारे अंदर का स्पिरिट है, वो स्पिरिट हमेशा जिंदा रहता है और इस धरती पर वो क्या असर डालता है वो ही हमारी स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी कुछ बहुत बड़ा ऐसा आध्यात्मिक या कुछ बहुत बड़ा रिलीजियस ऐसा कुछ नहीं है। लोग जनरली स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से जोड़ते हैं। मेरा सिंपल मानना है कि हमारा एक शरीर है, हमारा स्पिरिट है। एक दिन जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो उस स्पिरिट जो हमने इस जीवन में इस जीवन काल में जो किया उसका क्या असर इस धरती पर पड़ेगा, वो असर जो हमारे मरने के बाद भी जीवित रहेगा। यही तो हमारा स्पिरिट है, यही हमारा इसके अंदर में यही हमारा इम्पैक्ट है जो इस धरती पर रहेगा। सचिन तेंदुलकर अब क्रिकेट नहीं खेलते, उनका शरीर क्रिकेट के मैदान पर नहीं रहता है, लेकिन उनकी आत्मा, उन्होंने जो खेल को बदल करके रख दिया, वो आत्मा आज भी रहती है। कई ऐसे महान खिलाड़ी जो है वो होते हैं जो स्पिरिचुअल, सचिन का स्पिरिट आज भी क्रिकेट के मैदान पर मौजूद है। आज भी हम कुछ लोगों को याद करते हैं। तो वो जो हमारे स्पिरिट है, उस स्पिरिट को बलवती बनाना है, उसके लिए एक स्वस्थ शरीर तो होना चाहिए, लेकिन काम भी ऐसे होने चाहिए कि जो हमारे मरने के बाद भी उस असर को इस धरती पर कायम रख सके। यही हमारी स्पिरिचुअलिटी है। एग्जैक्टली सर। और बॉडी बियॉन्ड बॉडी में 7 डायमेंशंस को और उसके बाद 5 लेयर्स ऑफ बॉडी को, बहुत सारी चीजें हैं जो अब अनलॉक होने वाली हैं। एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड विद इन यू, ये जो टाइटल है किताब का, बहुत बहुत ही सुंदर किताब है। तो मैं सबसे पहले अजय शेष सर आपको भी उस बुक के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, एंड अनिल सर आपकी अपकमिंग बुक के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। एक छोटा सा अगर लाइट आप डालें, और जहां तक मैं जानता हूँ आप स्टार्टिंग के कुछ पेजेस क्राउड में शेयर भी करने वाले, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली बुक की, तो क्या है सर और कुछ रोचक डिटेल्स किताब के बारे में? बेसिकली हम इसको ये कह सकते हैं कि क्या इस बॉडी के बियॉन्ड हमारी कुछ अलग बॉडीज हैं, जिसे हम बायोफील्ड कहते हैं, या 5 बॉडीज कॉन्सेप्ट हैं, क्या वो साइंटिफिक हैं या केवल फिलोसॉफिकल हैं? और अगर साइंटिफिक हैं तो साइंस के अकॉर्डिंगली कैसे उन्हें समझें, प्रैक्टिकल वे में कैसे उसे यूटिलाइज करें, लाइफस्टाइल को हेल्दी कैसे रखा जाए, माइंड को हेल्दी कैसे रखा जाए, और ओवरऑल होलिस्टिक वे में अपने आप को कैसे समझा जाए।
और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल एनलाइटनमेंट, दोनों की इसमें बात है। बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन डिस्क्लोज होती जाएगी। ये तो जस्ट आज एक सेशन का हिस्सा मुझे याद आ गया और राजेश सर ने कहा कि हाँ, वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की वो वापस यादें ताजा हो गई, इसीलिए ये किस्सा छिड़ गया। आने वाले सेशंस में हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, लेकिन आज का सेशन जो हमारा मेन टॉपिक है वो है गॉड प्रपोजेस, मैन डिस्पोजेस। वी आर क्रिएटर, वी आर को क्रिएटर, ही इज द क्रिएटर। तो हम दोनों को मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर को क्रिएट करना है, हार्मनी बनाना है, मास्टरी नहीं करना है नेचर के साथ। और यहाँ पर मोटिवेशन और मेडिटेशन दोनों की जरूरत है। थैंक यू सर। एंड जैसा कि सर ने बोला, आगे आपको डिटेल्स मिलेंगे, किताब के बारे में जानकारियां मिलेंगी, लॉन्च डेट भी पता चलेगा। लास्ट में इतना जो सुंदर आज का टॉपिक था, इतनी जानकारियां मिली आज, इतने सारे नॉलेज मिली लोगों को, एक समराइज करके अगर एक छोटा मैसेज दिया जाए तो अजय सर मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा, मुझे 2-3 कहावतें जो बड़ी प्रसिद्ध हैं वो याद आ रही हैं अभी, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसके थोड़ी देर पहले जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा था, जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहा था, तो खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही यानी मैं खुद क्या हूं, ऊपर वाला क्या प्रपोज करता है मेरे लिए कुछ अलग प्रपोज किया है, आपके लिए कुछ अलग प्रपोज किया है। खुद ही को कर बुलंद इतना, जो मेरे अंदर की खुदी है, और खुदी सही वर्ड आता है खुदाई, खुदा और खुद। इसको इस सुंदर संयोग को समझिए, खुदा और खुद, मेरा खुदा, मैं खुद, मतलब खुदा का मेरे अंदर में वास। ऑल्दो उर्दू शब्द है, लेकिन वही खुदी को कर बुलंद इतना, उस समझ को इतना बुलंद कर कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मैंने कहा मेरी रजा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की है, और वो हो गया। क्यों? क्योंकि खुदी को इतना बुलंद मैं कर सका, उस एनवायरनमेंट में रहा, और जहां नहीं रहा वहां ऐसा एनवायरनमेंट बनाया। शाहरुख खान के 2 डायलॉग्स हैं जो शाहरुख खान ने स्क्रीन पर बोले, पर लिखे किसी और ने होंगे, अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं वो किसने लिखे, कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो दिल से चाहना मतलब क्या? अपनी खुदी को उतना बुलंद करना। ये तीनों चीजें जो है वो रिलेटिव है, कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिकॉर्ड ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किताब ना छपे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अवार्ड ना मिले। पूरी कायनात उसे जुटाने में लग जाती है। और उसी डायलॉग के पहले उन्होंने कहा था, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की। ये शिद्दत क्या है? ये शिद्दत है खुदाई, ये शिद्दत है वो एनर्जी जो अपना लाइफ का पर्पस जब समझ में आ जाता है, कि जब ऊपर वाले ने मेरे लिए क्या प्रपोज किया है, जब ये समझ में आ जाता है तो वो शिद्दत आती है, वो स्ट्रेंथ आती है। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। कई बार ऐसा लगता है ये मिराकल है, पर ये साजिश है ऊपर वाले की। ये इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। सो दिस इज हाउ इट मैनिफेस्ट एवरीथिंग। हर चीज ऐसे ही मैनिफेस्ट होती है। खुदा के, मेरे अंदर का खुदा यानी मेरी खुदी को कर बुलंद इतना। सारा रंग बिखर जाता है एक अपना रंग छोड़ के, ये मेरी लाइन से सर, और किसी समय पे लिखा था कि सारा रंग बिखर जाता है एक अपना रंग छोड़ के। तो अगर हम अपने रंग को पहचान लें तो शायद एक रंगीन जीवन जैसा सोचे हम वैसा डेकोरेट कर सकते हैं। सो अनिल सर, आपका क्या मैसेज है? मैं भी इन्हीं लाइनों को आगे बढ़ाऊंगा। रख खुद पर विश्वास, खुदा का साथ, हर मंजिल आएगी तेरे पास। और बन जा खुदा को साथ लेकर खुद का खुदा, क्योंकि दूसरों को अगर खुदा बनाएगा तो कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाएगा। बस इन्हीं लाइनों के साथ कहेंगे अलविदा। नहीं सर, अभी अलविदा का समय नहीं है। एक लास्ट मिनट चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों लोग के पूरे आज के डिस्कशन सुन के मैं वापस अपनी डायरी में गया, और एक पोएट्री है जो शायद पहले मैं सुनाया होगा कि नहीं सुनाया, लेकिन आप लोगों को ये मैं डेडिकेट करना चाहूंगा कि कौन हो तुम, इसका जो शीर्षक है कौन हो तुम, और आगे के बोल है सर कि एक तेज की तरह प्रबल विश्वास हो तुम, एक तेज की तरह प्रबल विश्वास हो तुम, सब खत्म होने के बाद उठी आस हो तुम, सब खत्म होने के बाद उठी आस हो तुम, सूख चुके दरिया में बह चली धारा हो तुम, सूख चुके दरिया में बह चली धारा हो तुम, सूर्य के तेज में ना जलने वाले सुदर्शन चक्र से, सूर्य के तेज में ना जलने वाले
सुदर्शन चक्र से कई आघातों पर प्रतिघात करते बलशाली हो, कई आघातों पर प्रतिघात करते बलशाली हो तुम, खून से लथपथ परंतु युद्ध विजयी हो तुम, खून से लथपथ परंतु युद्ध विजयी हो तुम, सैकड़ों बार टूटने के बाद अब बने चक्रव्यूह हो तुम, सैकड़ों बार टूटने के बाद अब बने चक्रव्यूह हो तुम, ठोकरों से निकली बारूदी बरसात हो तुम, जीत का परचम लहराने के शंखनाद से, जीत का परचम लहराने के शंखनाद से अपने असंभव चरित्र का चित्रण करते अल्पान। शानदार, शानदार, बहुत बढ़िया, उम्दा। थैंक यू सर। तो ये आप लोगों के लिए, क्योंकि जब भी एक ऐसी पर्सनालिटी सामने आती हैं जिन्होंने अपने इंटेलेक्ट से खुद को जोड़ा, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जोड़ा, पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट किया, तो दुनिया को ऐसे लोगों को रोल मॉडल, जैसे आपने इन्वायरमेंट चेंज करने की बात की सर, तो लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर साथ नहीं रह पाते हम तो देखना चाहिए। और आपने जैसे बोला कि सिग्नल जो है, ये देखने से भी हमें सिग्नल मिल जाएगा, तो सिग्नल आज कुछ लोगों को तो मिला ही होगा सर। दुनिया बहुत बड़ी है, जिस दिन लाइफ कैंपस बड़ा होगा उस दिन बहुत लोगों तक हम पहुंच जाएंगे सर। नहीं तो आज कुछ लोगों ने तो देखा होगा, शायद कुछ लोगों की जिंदगी आज जरूर बदलेगी। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने तक ना रखें, लोगों को सब जगह ये पहुंचाए कि गॉड ने बहुत सारी चीजें प्रपोज करके रखी हैं, हमें उसको सिग्नल को समझना होगा। सर्वेश, यहाँ पर लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा कि मैं और अजय शेष सर, जो दोनों दो सिर फिरे डॉक्टर हैं, जो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, एक मुहिम पर हैं कि लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस रेज करनी है, लोगों को विश्वास दिलाना है कि यस, ये जो लाइफ का नजरिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज से भरा नजरिया है, इसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है और आगाज कर चुके हैं। अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम सबको साथ लेकर चलना होगा। तो अगेन, आगाज से अंजाम तक, ए टू ए सर, आगाज से अंजाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू आप दोनों लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप लोग शो में आए। क्राउड को भी मैं बोलना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने तक नहीं रखिएगा। अपने तक रख के हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस को वहीं पे हम दबा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन मैनिफेस्ट हो तो उसमें आपका सहयोग जरूरी है इस वाइब्रेशन को फैलाने के लिए। तो इस लिंक को शेयर करना बहुत आसान है, बहुत सारे हंसी मजाक के वीडियो शेयर करते हैं, आज ये भी शेयर करके देखिए, क्या पता और किसका किसका भला हो जाए। अगले शो का बहुत जल्दी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड लास्ट में फिर से दोनों लोग एक्सपर्ट्स को आज बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहे लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। थैंक यू एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajaysesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।